प्रसाद जी का मानना था कि धन जितना छिपा रहे उतना ही सुरक्षित रहता है। उनके पास करोड़ों की संपत्ति, 20 बीघा उपजाऊ जमीन थी जो हर साल अच्छी फसल देती थी। खेती के साथ साथ उन्होंने वर्षों की मेहनत से थोड़ा थोड़ा करके काफी धन भी जोड़ लिया था, लेकिन इस बात का अंदाजा गांव में किसी को नहीं था। सुबह सूरज निकलने से पहले दोनों खेतों की ओर निकल जाते और शाम ढलने के बाद ही घर लौटते। उनकी पत्नी कावेरी जी भी बिल्कुल उनके जैसी थी। उन्होंने कभी अपने बेटे गौरव और अभिषेक तक को अपनी असली आर्थिक स्थिति नहीं बताई थी। दोनों बेटे पढ़ लिख कर शहर में नौकरी करने लगे थे। उनकी शादी भी हो चुकी थी। बड़े बेटे गौरव की पत्नी का नाम कनिका था और छोटे बेटे अभिषेक की पत्नी का नाम दीप्ति था। दोनों अपने अपने बच्चों के साथ शहर में रहते थे। साल में 2-3 बार जब छुट्टियां मिलती तब पूरे परिवार के साथ गांव आते। उन दिनों श्याम प्रसाद जी और कावेरी जी का घर हंसी खुशी से भर जाता। पोते पोतियों की किलकारियां सुनकर दोनों की सारी थकान मिट जाती और उन्हें लगता कि भगवान ने जीवन की सबसे बड़ी दौलत उन्हें परिवार के रूप में दी है। इस बार भी गर्मियों की छुट्टियां शुरू होते ही गौरव, कनिका, अभिषेक, दीप्ति और उनके बच्चे गांव पहुंचे। श्याम प्रसाद जी ने पूरे आंगन को पहले से ही साफ सुथरा करवा रखा था। कावेरी जी ने बच्चों की पसंद के पकवान बनाए थे। सबका खूब आदर सत्कार हुआ। पहले 2-3 दिन तो सब कुछ पहले जैसा ही रहा। बच्चे खेतों में घूमते, आम के बगीचे में खेलते और दादा दादी के साथ समय बिताते। लेकिन चौथे दिन एक ऐसी घटना हुई जिसने कनिका और दीप्ति के मन में पहली बार लालच का बीज बो दिया। उस सुबह श्याम प्रसाद जी खेत पर जाने की जल्दी में थे। उन्होंने अपने पुराने कमरे की अलमारी से एक लोहे का छोटा संदूक निकाला। उसमें से कुछ कागज निकाले और उन्हें धोती के अंदर सावधानी से रख लिया। तभी बाहर से किसी ने आवाज दी और वे जल्दी जल्दी बाहर निकल गए। जाते समय संदूक खुला रह गया। कनिका पानी रखने के बहाने कमरे में पहुंची तो उसकी नजर उस संदूक पर पड़ गई। उसने उत्सुकता में अंदर झांका। वहां कई जमीनों के कागज, कुछ बैंक की पासबुकें और कई फिक्स डिपॉजिट की रसीदें रखी थीं। रकम देखकर उसकी आंखें फैल गईं। उसने तुरंत दीप्ति को इशारे से बुलाया। दोनों ने एक एक कागज ध्यान से देखा। किसी में लाखों की रकम थी तो किसी में करोड़ों के निवेश का उल्लेख था। दोनों कुछ देर तक एक दूसरे का चेहरा देखती रही। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि जिन ससुर को वे एक साधारण किसान समझती थीं, उनके पास इतनी बड़ी संपत्ति हो सकती है। तभी बाहर से कावेरी जी की आवाज आई तो दोनों ने जल्दी से संदूक बंद किया और ऐसे बाहर निकल आई जैसे कुछ हुआ ही न हो। मगर उनके दिलों में अब एक नया विचार जन्म ले चुका था। उस रात कनिका और दीप्ति देर तक अपने अपने पतियों से बातें करती रहीं। पहले तो दोनों भाइयों ने उनकी बातों पर विश्वास नहीं किया, लेकिन जब कनिका ने विस्तार से उन कागजों का जिक्र किया तो गौरव और अभिषेक भी सोच में पड़ गए। उन्हें याद आया कि उनके पिता ने कभी पैसों की कमी की शिकायत नहीं की, कभी किसी से कर्ज नहीं लिया और हर साल खेतों में नए उपकरण लगवा देते थे। गांव में भी उनकी अच्छी प्रतिष्ठा थी। गौरव ने धीमे स्वर में कहा, अगर सचमुच पिताजी के पास इतनी संपत्ति है तो हमें क्यों नहीं बताया? अभिषेक ने भी सिर हिलाया, लेकिन उसके स्वर में उलझन थी। शायद सही समय का इंतजार कर रहे होंगे। मगर कनिका ने तुरंत कहा, सही समय का इंतजार नहीं, कहीं ऐसा न हो कि सारी जमीन और पैसा किसी ट्रस्ट या दान में दे दे, तब तुम्हारे हाथ कुछ नहीं आएगा। दीप्ति ने भी आग में घी डालते हुए कहा, आजकल कितने बूढ़े लोग किसी के बहकावे में आकर सारी संपत्ति किसी और के नाम कर देते हैं, बाद में बेटे हाथ मलते रह जाते हैं। दोनों भाइयों के मन में पहली बार संदेह ने जगह बना ली। जिस पिता पर उन्हें जीवन भर गर्व था, उसी पिता के बारे में अब उनके मन में सवाल उठने लगे। अगले दिन से घर का माहौल धीरे धीरे बदलने लगा। कनिका और दीप्ति अचानक श्याम प्रसाद जी और कावेरी जी की बहुत सेवा करने लगी। सुबह बिना कहे चाय बनाकर देना,
समय पर दवा देना, खेत तक खाना पहुंचाना, पैरों की मालिश करना, जो बहुएं पहले कभी 2 मिनट साथ बैठकर हालचाल नहीं पूछती थी, वे अब हर समय उनके आगे पीछे घूमने लगी। कावेरी जी इस बदलाव से खुश थी। उन्हें लगा कि शायद बहुओं को अब परिवार की अहमियत समझ आने लगी है। लेकिन श्याम प्रसाद जी की अनुभवी आंखें इस अचानक आए परिवर्तन को देखकर चुपचाप सब समझ रही थीं। उन्हें कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुराकर सब देखते रहे। उसी शाम उन्होंने कावेरी जी से धीरे से कहा, कावेरी, इंसान का असली चेहरा समय दिखाता है। मुझे लगता है इस बार हमारे घर की परीक्षा शुरू हो चुकी है। कावेरी जी ने हैरानी से उनकी ओर देखा, लेकिन श्याम प्रसाद जी ने बात वहीं खत्म कर दी। उनकी मुस्कान में एक गहरा रहस्य छिपा था, जिसे उस समय कोई नहीं समझ पाया। उधर कर्णिका और दीप्ति अब हर छोटी बड़ी बात पर नजर रखने लगी थी। कौन मिलने आता है, कौन से कागज कहाँ रखे हैं, बैंक कौन से दिन जाते हैं, खेत से लौटकर किससे बात करते हैं, सब कुछ जानने की कोशिश होने लगी। दोनों ने तय कर लिया था कि किसी भी तरह श्याम प्रसाद जी की पूरी संपत्ति अपने नाम करवानी है। उन्हें यह भी नहीं पता था कि जिस खेल की शुरुआत उन्होंने लालच से की है, उसका अंत उनके जीवन का सबसे बड़ा सबक बनने वाला है। गांव की सुबह हमेशा की तरह शांत थी, लेकिन श्याम प्रसाद जी के आंगन में अब एक अनदेखा तनाव धीरे धीरे पनपने लगा था। बाहर से सब कुछ सामान्य दिखाई देता था, पर भीतर रिश्तों की गर्माहट पर लालच की परत चढ़ने लगी थी। कर्णिका और दीप्ति अब हर समय यही सोचती रहती थीं कि आखिर उनके ससुर अपनी असली संपत्ति कब और किसके सामने खोलेंगे। दोनों बहुओं ने तय कर लिया था कि अब केवल सेवा से काम नहीं चलेगा, बल्कि उन्हें ऐसी चाल चलनी होगी जिससे श्याम प्रसाद जी स्वयं अपनी दौलत का राज खोल दे। इधर गौरव और अभिषेक भी अपनी पत्नियों की बातों में धीरे धीरे आने लगे थे। पहले वे सोचते थे कि उनके पिता जो करेंगे ठीक करेंगे, लेकिन अब हर बार पिता को खेतों की ओर जाते या किसी पुराने कागज को संभालते देखते तो उनके मन में भी सवाल उठने लगता कि आखिर ऐसा क्या है जो उनसे छिपाया जा रहा है। सबसे अधिक दुखद बात यह थी कि जिन माता पिता ने अपनी पूरी जिंदगी बेटों की खुशियों के लिए खपा दी थी, वही बेटे अब उनके व्यवहार को विश्वास की नजर से नहीं, बल्कि शक की नजर से देखने लगे थे। एक दिन दोपहर के समय श्याम प्रसाद जी खेत पर गए हुए थे। तभी गांव का एक बुजुर्ग वकील उनके घर आया। उसने दरवाजे पर खड़े होकर आवाज लगाई, कावेरी बहन, श्याम भाई घर पर हैं क्या? कावेरी जी ने बताया कि वे खेत पर गए हैं। वकील ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, उनसे कह देना कि जिन कागजों के बारे में बात हुई थी वे तैयार हो गए हैं। जब समय मिले तहसील आ जाए। इतना कहकर वह चला गया। बरामदे में बैठी कर्णिका और दीप्ति ने यह बात साफ साफ सुन ली। दोनों की आंखें चमक उठीं। जैसे ही वकील गया, कर्णिका धीरे से बोली, देखा जरूर, जमीन अपने नाम से कहीं और करने जा रहे हैं। अगर देर हो गई तो सब हाथ से निकल जाएगा। दीप्ति ने तुरंत हामी भर दी। शाम को जब गौरव और अभिषेक लौटे तो दोनों बहुओं ने बात को इतना बढ़ा चढ़ाकर बताया कि दोनों भाइयों के मन में बेचैनी और बढ़ गई। अब उन्हें लगने लगा कि उनके पिता उनसे कोई बहुत बड़ा सच छिपा रहे हैं। अगले ही दिन गौरव ने पिता से सीधे पूछ लिया, पिताजी, कल कोई वकील आया था? कौन से कागज बनवाने हैं? श्याम प्रसाद जी ने बेटे की आंखों में झांका और शांत स्वर में बोले, कुछ जरूरी काम है बेटा, समय आने पर सब बता दूंगा। बस इतना सुनना था कि कर्णिका ने बीच में ही बात काट दी। समय आने पर? आखिर ऐसा कौन सा राज है जो अपने बेटों से भी छिपाया जा रहा है? कावेरी जी ने बहू को समझाने की कोशिश की। बहू, तुम्हारे बाबूजी जो करते हैं सोच समझकर करते हैं। लेकिन कर्णिका अब रुकने वाली नहीं थी। उसने मीठे स्वर में कहा, माँ जी, हम तो बस इतना चाहते हैं कि परिवार में कोई बात छिपी न रहे।
श्याम प्रसाद जी ने एक बार फिर बिना नाराज हुए केवल इतना कहा, हर बात का समय होता है, जब समय आएगा सब जान जाओगे। उनकी आवाज में न गुस्सा था न डर, लेकिन यही शांति अब कर्णिका और दीप्ति को सबसे ज्यादा परेशान करने लगी थी। उसी रात दोनों बहुओं ने एक नई योजना बनाई। अगले दिन उन्होंने गांव की कुछ औरतों के सामने बड़ी चालाकी से बातें फैलानी शुरू कर दी कि बुजुर्ग लोग कभी कभी दूसरों के बहकावे में आकर अपनी सारी जमीन किसी आश्रम या ट्रस्ट के नाम कर देते हैं। बाद में बेटे दर दर भटकते हैं। गांव में बातें फैलते देर नहीं लगी। धीरे धीरे यह चर्चा श्याम प्रसाद जी के कानों तक भी पहुंची। उन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन पहली बार उनके चेहरे पर गहरी उदासी दिखाई दी। रात को जब सब सो गए, तब वे चुपचाप आंगन में चारपाई पर बैठ गए। कावेरी जी उनके पास आई और बोली, क्या सोच रहे हो? श्याम प्रसाद जी ने आसमान की ओर देखते हुए धीमे स्वर में कहा, मैंने सारी जिंदगी बच्चों के भविष्य के लिए मेहनत की, कभी अपने लिए कुछ नहीं मांगा। आज पहली बार ऐसा लग रहा है कि मेरे अपने ही मेरी नीयत पर शक करने लगे हैं। शायद गलती मेरी ही है। मैंने उन्हें मेहनत की कीमत तो सिखाई, लेकिन संतोष का महत्व नहीं सिखा पाया। यह कहते कहते उनकी आंखें नम हो गई। कावेरी जी भी चुपचाप उनके पास बैठ गई। उस रात दोनों पति पत्नी ने बहुत कम बातें की, लेकिन उनके मौन में वर्षों का दर्द छिपा हुआ था। इधर कर्णिका और दीप्ति को लगने लगा कि अब दबाव बनाने का समय आ गया है। उन्होंने गौरव और अभिषेक को समझाया कि यदि अभी संपत्ति का बंटवारा नहीं कराया गया तो बाद में पछताना पड़ेगा। दोनों भाइयों ने भी मन बना लिया कि अगले ही दिन पिता से खुलकर बात करेंगे। उन्हें यह नहीं पता था कि जिस संपत्ति को पाने की जल्दी में वे अपने माता पिता का दिल तोड़ रहे हैं, उसी संपत्ति के पीछे एक ऐसा रहस्य छिपा है जिसे जानने के बाद उनके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। दूसरी ओर श्याम प्रसाद जी ने भी मन ही मन एक फैसला कर लिया था। उन्होंने तय कर लिया कि अब समय आ गया है जब अपने ही परिवार के सामने सच का ऐसा आईना रखा जाए जिसमें हर व्यक्ति अपना असली चेहरा साफ साफ देख सके। अगली सुबह घर का वातावरण असामान्य रूप से भारी था। आंगन में नीम के पेड़ के नीचे हमेशा की तरह चारपाइयां बिछी थीं, लेकिन आज किसी के चेहरे पर मुस्कान नहीं थी। कावेरी जी चुपचाप चूल्हे पर रोटियां सेंक रही थीं और बार बार उनकी नजर दरवाजे की ओर चली जाती थी, मानो उन्हें किसी अनहोनी का आभास हो। उधर गौरव और अभिषेक अपनी पत्नियों के साथ पहले से ही तय कर चुके थे कि आज किसी भी हालत में पिता से सारी संपत्ति का हिसाब लेकर रहेंगे। जैसे ही श्याम प्रसाद जी खेत से लौटे, गौरव ने बिना किसी भूमिका के सीधे कहा, पिताजी, अब बातों को टालने से काम नहीं चलेगा। हमें जानना है कि आपके पास कितनी जमीन, कितना पैसा और कितनी जमा पूंजी है। अगर सब कुछ आखिर में हमें ही मिलना है तो अभी से साफ साफ बंटवारा कर दीजिए। बेटे के मुंह से यह बात सुनते ही कावेरी जी के हाथ से पानी का गिलास छूटकर जमीन पर गिर गया। उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि जिस बेटे को उन्होंने गोद में खिलाया था, वही आज अपने पिता से इस तरह हिसाब मांग रहा है। श्याम प्रसाद जी ने कुछ क्षण तक चारों की ओर देखा। उनके चेहरे पर न गुस्सा था न हैरानी, केवल गहरी पीड़ा थी। उन्होंने शांत स्वर में कहा, इतनी जल्दी किस बात की है बेटा? मैं और तुम्हारी माँ अभी जिंदा है। लेकिन इस बार कर्णिका ने तीखे स्वर में कहा, यही तो समय है पिताजी। बाद में अगर आपने सब कुछ किसी और के नाम कर दिया तो? यह सुनते ही पहली बार श्याम प्रसाद जी के चेहरे की मुस्कान पूरी तरह गायब हो गई। कुछ देर तक पूरे आंगन में सन्नाटा पसरा रहा। फिर श्याम प्रसाद जी धीरे धीरे उठे, अपने कमरे में गए और वहीं पुराना लोहे का संदूक लेकर बाहर आए। सबकी सांसें थम गईं। उन्होंने संदूक खोला और एक एक करके कई कागज चारपाई पर रख दिए। बैंक की पासबुकें, जमीन के दस्तावेज, निवेश की रसीदें, सब कुछ सामने था।
कणिका और दीप्ति की आंखों में चमक साफ दिखाई दे रही थी। वे मन ही मन करोड़ों की कल्पना करने लगी थी। लेकिन तभी श्याम प्रसाद जी ने एक अलग फाइल निकाली और उसे सबसे ऊपर रख दिया। उन्होंने कहा, तुम लोग इन कागजों को देखकर जितने खुश हो रहे हो, उससे पहले इस फाइल को पढ़ लो। गौरव ने फाइल खोली। उसमें एक वसीयत का प्रारूप था, लेकिन उसमें किसी बेटे का नाम नहीं था। दोनों भाई घबरा गए। गौरव ने कांपती आवाज में पूछा, इसमें हमारा नाम क्यों नहीं है? श्याम प्रसाद जी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, क्योंकि यह अभी अधूरी है। इसे पूरा करने से पहले मैं अपने बेटों की असली सोच जानना चाहता था। इतना सुनते ही कणिका का धैर्य टूट गया। उसने ऊंची आवाज में कहा, मतलब आप हमें परख रहे थे? क्या हम आपके अपने नहीं हैं? श्याम प्रसाद जी ने पहली बार थोड़ा कठोर स्वर अपनाया। अपने वही होते हैं जो माँ बाप के जीते जी उनकी इज्जत करे, न कि उनकी सांसें गिनते हुए उनकी संपत्ति का इंतजार करे। जब तुम लोग यहाँ आते थे, तब मुझे लगता था कि मेरे बच्चे मुझसे मिलने आते हैं, लेकिन इस बार मुझे समझ आ गया कि तुम्हें मुझसे नहीं, मेरी दौलत से प्यार है। उनके शब्द किसी तीर की तरह सबके दिल में उतर गए, लेकिन लालच अभी भी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ था। दीप्ति बोली, अगर ऐसा नहीं है तो फिर हमें सब कुछ क्यों नहीं बता देते? आखिर हम ही तो आपके वारिस हैं। श्याम प्रसाद जी ने बिना किसी जल्दबाजी के कहा, वारिस केवल खून से नहीं बनता, संस्कार से बनता है। जिसने रिश्तों की कीमत नहीं समझी, वह दौलत की कीमत क्या समझेगा? उसी समय बाहर आंगन में एक चमचमाती काली लग्जरी गाड़ी आकर रुकी। गांव के लोग हैरानी से उस गाड़ी को देखने लगे। कुछ ही क्षण बाद सूट बूट पहने दो बड़े अधिकारी और उनके साथ एक प्रसिद्ध उद्योगपति अंदर आए। जैसे ही वे श्याम प्रसाद जी के सामने पहुंचे, तीनों ने झुककर उनके पैर छुए। यह दृश्य देखकर गौरव, अभिषेक, कणिका और दीप्ति स्तब्ध रह गए। उद्योगपति ने आदर से कहा, श्याम प्रसाद जी, हमने शहर वाले प्रोजेक्ट के सारे कागज तैयार कर लिए हैं, बस आपके हस्ताक्षर का इंतजार है। कणिका और दीप्ति की आंखें फैल गईं। उन्हें समझ ही नहीं आया कि गांव के साधारण किसान के सामने करोड़ों का कारोबार करने वाले लोग इतनी विनम्रता से क्यों खड़े हैं। श्याम प्रसाद जी ने मुस्कुराकर कहा, अभी थोड़ा इंतजार करिए, पहले मुझे अपने परिवार से कुछ बातें पूरी करनी है। अधिकारी सम्मान पूर्वक एक तरफ बैठ गए। पूरे घर में ऐसा सन्नाटा छा गया कि किसी की सांसों की आवाज तक सुनाई देने लगी। अब गौरव और अभिषेक को पहली बार महसूस हुआ कि उनके पिता की दुनिया उतनी छोटी नहीं थी जितनी वे समझते थे। कुछ देर बाद श्याम प्रसाद जी ने संदूक से एक और मोटी फाइल निकाली। उसे हाथ में लेते हुए उनकी आंखों में वर्षों का संघर्ष झलक रहा था। उन्होंने धीमे लेकिन दृढ़ स्वर में कहा, तुम लोगों को लगता था कि तुम्हारा बाप सिर्फ एक गंवार किसान है। आज मैं तुम्हें बताऊंगा कि इस किसान की असली पहचान क्या है, और यह भी कि मेरी करोड़ों की दौलत कहां से आई। लेकिन जो सच तुम सुनने वाले हो, उसके बाद शायद तुम अपनी ही नजरों में खड़े नहीं रह पाओगे। श्याम प्रसाद जी ने अपने हाथ में पकड़ी मोटी फाइल को धीरे धीरे खोला। उनकी आंखों में न कोई घमंड था और न ही अपने धन का प्रदर्शन करने की इच्छा। उनके चेहरे पर केवल वर्षों की मेहनत, संघर्ष और अपनों से मिली पीड़ा साफ दिखाई दे रही थी। आंगन में बैठे गौरव, अभिषेक, कणिका और दीप्ति की निगाहें उसी फाइल पर टिकी थीं। बाहर खड़े गांव वाले भी सांस रोके यह सब देख रहे थे। श्याम प्रसाद जी ने पहला कागज सबके सामने रखते हुए कहा, आज से करीब 30 साल पहले जब तुम दोनों बहुत छोटे थे, तब केवल इन 20 बीघा खेतों के भरोसे परिवार चलाना आसान नहीं था। दिन में खेती करता था और रात को ट्रैक्टर लेकर दूसरे गांवों में जुताई करने निकल जाता था। कई कई रातें बिना सोए गुजरी है। तुम्हारी पढ़ाई कभी पैसों की कमी से न रुके, इसलिए तुम्हारी माँ ने अपने सारे गहने तक बेच दिए थे। लेकिन भगवान ने हमारी मेहनत देखी।
धीरे धीरे मैंने खेती के साथ बीज और अनाज का कारोबार शुरू किया, फिर कोल्ड स्टोरेज में हिस्सा लिया। उसके बाद शहर में एक गोदाम खरीदा। कई लोगों ने मुझे गंवार किसान समझकर धोखा देने की कोशिश की, मगर मैंने ईमानदारी नहीं छोड़ी। आज उसी मेहनत का फल है कि जिन कंपनियों के लोग यहाँ बैठे हैं वे मेरे साथ साझेदारी करते हैं। इतना सुनते ही गौरव और अभिषेक की गर्दन शर्म से झुक गई। उन्हें पहली बार एहसास हुआ कि जिस पिता को वे केवल एक साधारण किसान समझते रहे, उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी परिवार के भविष्य के लिए दांव पर लगा दी थी। तभी साथ आए उद्योगपति ने सम्मान पूर्वक कहा, अगर श्याम प्रसाद जी उस समय हमारा साथ न देते तो हमारी कंपनी आज इस मुकाम पर नहीं होती। जब हमारे पास बैंक की किस्त भरने तक के पैसे नहीं थे, तब इन्होंने बिना किसी कागज के करोड़ों रुपए हमारी मदद के लिए दिए थे। आज हम जो भी हैं इनके भरोसे और आशीर्वाद की वजह से हैं। यह सुनकर पूरे आंगन में खामोशी छा गई। गांव के लोग एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। जिन श्याम प्रसाद जी को वे केवल मेहनती किसान समझते थे, वे दरअसल करोड़ों के कारोबारी भी थे, लेकिन उन्होंने कभी इसका दिखावा नहीं किया। कनिका और दीप्ति के चेहरे का रंग उड़ चुका था। उन्हें याद आने लगा कि कैसे उन्होंने इन्हीं ससुर को कई बार गंवार देहाती और पुराने विचारों वाला आदमी कहकर उनका मजाक उड़ाया था। आज वही व्यक्ति बड़े बड़े उद्योगपतियों के लिए सम्मान का प्रतीक बना बैठा था। कावेरी जी की आंखों में आंसू थे, लेकिन उन आंसुओं में दुख नहीं, बल्कि अपने पति के संघर्ष पर गर्व था। श्याम प्रसाद जी ने धीरे से वसीयत वाली फाइल उठाई और बोले, अब समय आ गया है कि मैं भी अपना फैसला सुना दूं। जिस दिन तुम लोग इस घर में आए थे, इसी दिन मैंने तय कर लिया था कि पहले तुम्हारे मन को परखूंगा। मुझे लगा था कि शायद मेरी सोच गलत हो, लेकिन पिछले कुछ दिनों में तुम लोगों ने खुद साबित कर दिया कि तुम्हारी नजर मेरे आशीर्वाद पर नहीं, मेरी संपत्ति पर है। तुम लोगों ने मुझे जीते जी बांट दिया, मेरे जीते जी मेरी जमीन का हिसाब मांग लिया, गांव में अफवाहें फैलवाई कि मैं अपनी संपत्ति किसी और के नाम करने वाला हूँ। यह सब सुनकर मुझे सबसे ज्यादा दुख इस बात का हुआ कि मेरे अपने बेटे एक बार भी मेरे पास बैठकर यह नहीं पूछ पाए कि बाबूजी आपके मन में क्या है। इतना कहते कहते उनकी आवाज भर्रा गई। कुछ पल के लिए वे चुप हो गए। कावेरी जी ने उनका हाथ पकड़ लिया। पूरा वातावरण इतना भावुक हो चुका था कि गांव के कई बुजुर्गों की आंखें भी नम हो गईं। गौरव अचानक अपने पिता के पैरों में गिर पड़ा। उसकी आवाज कांप रही थी। पिताजी, हमें माफ कर दीजिए, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हम आपकी मेहनत नहीं, केवल आपकी दौलत देखने लगे। उसके पीछे अभिषेक भी रोते हुए पैरों में गिर गया। दोनों भाइयों को रोता देखकर उनके बच्चे भी घबरा गए। कणिका और दीप्ति, जो अब तक सिर झुकाए खड़ी थीं, अचानक फूट फूट कर रोने लगी। कणिका ने कांपते हुए कहा, पिताजी, हमें माफ कर दीजिए। हम लालच में आकर रिश्तों की कीमत भूल गए। हमने आपका दिल दुखाया। हमें लगा था कि अगर अभी सब कुछ अपने नाम नहीं कराया तो हम सब खो देंगे, लेकिन आज समझ में आया कि सबसे बड़ी दौलत तो आपका विश्वास था और वही हमने खो दिया। दीप्ति भी रोते हुए बोली, माँ जी, हमने आपके प्यार का भी गलत फायदा उठाया। आपने हमें बेटियों जैसा माना और हमने बदले में आपको केवल दुख दिया। कावेरी जी दोनों बहुओं के सिर पर हाथ फेरते हुए खुद भी रोने लगी। बरसों से सहेजा हुआ परिवार आज लालच की आग में टूटते टूटते बचा था। श्याम प्रसाद जी ने अपने आंसू पोंछे और दोनों बेटों को उठाकर गले लगा लिया। फिर उन्होंने सामने रखी वसीयत की फाइल सबके सामने फाड़ दी। सब लोग हैरानी से उन्हें देखने लगे। वे मुस्कुराए और बोले, संपत्ति का बंटवारा कागज से नहीं, संस्कार से होता है। जिस घर में प्रेम बचा रहे वहां करोड़ों की दौलत भी छोटी होती है, लेकिन जिस घर में लालच आ जाए वहां महल भी उजड़ जाते हैं। मेरी संपत्ति आज भी मेरे बच्चों की ही है, लेकिन उसकी सबसे पहली शर्त है
मेरे जीते जी इस घर में कभी लालच और अपमान की जगह नहीं होगी। जिस दिन फिर किसी ने रिश्तों से बड़ा पैसा समझा, उस दिन समझ लेना कि वह इस घर का वारिस नहीं रहेगा। यह सुनते ही पूरा परिवार फूट फूट कर रो पड़ा। वर्षों बाद उस आंगन में फिर वही अपनापन लौट आया। उस दिन के बाद पूरे घर का माहौल पूरी तरह बदल गया। जिस आंगन में कुछ दिन पहले लालच, शक और स्वार्थ ने डेरा डाल लिया था, उसी आंगन में अब पश्चाताप, प्रेम और अपनापन लौटने लगा था। गौरव और अभिषेक देर रात तक सो नहीं पाए। दोनों भाइयों के कानों में बार बार पिता की वही बात गूंज रही थी, वारिस केवल खून से नहीं संस्कार से बनता है। उन्हें अपने बचपन के वे दिन याद आने लगे, जब श्याम प्रसाद जी कंधे पर बैठाकर उन्हें मेले घुमाने ले जाते थे, जब कावेरी जी खुद भूखी रहकर उन्हें गरम रोटियां खिलाती थी, जब पढ़ाई के लिए फीस भरने के लिए पिता ने अपनी नई बैलगाड़ी खरीदने का सपना टाल दिया था। आज वही माता पिता उनके सामने खड़े थे और वे उनसे उनकी दौलत का हिसाब मांग रहे थे। यह सोचकर दोनों भाइयों की आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। दूसरी ओर कनिका और दीप्ति भी सारी रात करवटें बदलती रहीं। उन्हें याद आने लगा कि कैसे उन्होंने गांव की औरतों के बीच अपने ही ससुर के बारे में तरह तरह की बातें फैलाई थीं। कैसे उन्होंने अपने पतियों के मन में जहर घोला था और कैसे उन्होंने केवल पैसों की चाह में उन लोगों का दिल दुखाया था जिन्होंने उन्हें अपनी बेटियों की तरह अपनाया था। पहली बार उन्हें अपने के पर सच्चा पछतावा हो रहा था। अगली सुबह सूरज निकलने से पहले ही कनिका और दीप्ति उठ गई। दोनों ने पूरे घर की सफाई की, आंगन में पानी का छिड़काव किया, तुलसी पर दीपक जलाया और बिना किसी दिखावे के रसोई में जाकर कावेरी जी के साथ काम करने लगी। जब कावेरी जी वहां पहुंची तो कुछ पल के लिए उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हुआ। कनिका उनके पास आई, उनके हाथ पकड़कर बोली, माँ जी, आज से हमें बहू नहीं बेटी समझिए। हमसे जो गलती हुई है उसका दर्द शायद जीवन भर रहेगा, लेकिन अब हम उसे अपने व्यवहार से मिटाने की कोशिश करेंगे। इतना कहते ही वह उनके पैरों में बैठकर रोने लगी। दीप्ति भी उनके साथ फूट फूट कर रोने लगी। कावेरी जी ने दोनों को उठाकर गले लगा लिया। उनकी आंखों से भी आंसू बह रहे थे। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, बेटियों, माँ का दिल बहुत बड़ा होता है। अगर बच्चे अपनी गलती मान ले तो माँ के मन में कोई शिकायत नहीं रहती। हमें तुमसे कभी नफरत नहीं थी, बस इस बात का दुख था कि हमारे अपने ही हमें समझ नहीं पाए। यह सुनकर वहां खड़े गौरव और अभिषेक भी अपने आंसू नहीं रोक सके। वे दौड़कर पिता के पास पहुंचे और उनके चरणों में सिर रख दिया। श्याम प्रसाद जी ने दोनों के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, गलती करने वाला बुरा नहीं होता, गलती मानने से इनकार करने वाला बुरा होता है। आज तुम सबने अपनी गलती स्वीकार कर ली, इसीलिए मेरा दिल फिर से भर आया है। कुछ दिनों बाद श्याम प्रसाद जी ने पूरे परिवार को साथ लेकर गांव के मंदिर में एक छोटा सा हवन कराया। हवन समाप्त होने के बाद उन्होंने गांव के सभी लोगों को भोजन कराया। उसी सभा में उन्होंने एक और ऐसा फैसला सुनाया जिसने सभी को भावुक कर दिया। उन्होंने कहा, मेरी करोड़ों की संपत्ति का सबसे पहला हिस्सा उन लोगों के लिए होगा जिनके पास 2 वक्त की रोटी भी नहीं है। गांव के गरीब बच्चों की पढ़ाई के लिए एक ट्रस्ट बनाया जाएगा, किसानों के इलाज के लिए एक स्वास्थ्य कोष बनेगा और गांव की बेटियों की शिक्षा के लिए अलग निधि रखी जाएगी। बाकी जो कुछ भी है वह मेरे दोनों बेटों का ही रहेगा, लेकिन उस संपत्ति का अधिकार केवल उन्हें मिलेगा जो इंसानियत और परिवार की इज्जत करना जानते हो। यह सुनकर पूरा गांव तालियों से गूंज उठा। वही उद्योगपति जो उस दिन शहर से आए थे आगे बढ़े और बोले, श्याम प्रसाद जी, आपकी सोच ही आपकी सबसे बड़ी दौलत है। आपकी प्रेरणा से हमारी कंपनी भी इस ट्रस्ट में करोड़ों रुपए का सहयोग करेगी। पूरे गांव की आंखों में सम्मान झलक रहा था। आज हर किसी को समझ आ गया था कि असली अमीरी पैसे से नहीं बल्कि बड़े दिल से होती है।
कुछ महीनों बाद गौरव और अभिषेक ने शहर की नौकरी छोड़ने का फैसला नहीं किया, लेकिन उन्होंने हर महीने कुछ दिन गांव में अपने माता पिता के साथ बिताने का नियम बना लिया। कणिका और दीप्ति अब पहले जैसी नहीं रही। वे गांव आकर खेतों में भी हाथ बटाती, कावेरी जी के साथ रसोई में काम करती और श्याम प्रसाद जी से खेती और जीवन के अनुभव सुनती। बच्चों को भी दादा दादी के संस्कार मिलने लगे। अब जब भी कोई गांव वाला श्याम प्रसाद जी को गंवार किसान कहता, तो गौरव गर्व से मुस्कुराकर कहता, हाँ मेरे पिता किसान हैं, लेकिन उनकी सोच करोड़पतियों से भी बड़ी है। ये सुनकर श्याम प्रसाद जी केवल मुस्कुरा देते। उन्हें अब किसी से अपनी पहचान साबित करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि उनका सबसे बड़ा सम्मान उनके अपने परिवार की बदली हुई सोच थी। समय बीतता गया। श्याम प्रसाद जी और कावेरी जी की उम्र बढ़ती रही, लेकिन अब उनके चेहरे पर पहले से कहीं अधिक सुकून था। जिस परिवार को लालच तोड़ने वाला था, उसी परिवार को एक सच्चाई ने फिर से जोड़ दिया। कणिका और दीप्ति ने अपने जीवन से यह सीख कभी नहीं भुलाई कि धन से घर नहीं बसते, बल्कि सम्मान, विश्वास और प्रेम से बसते हैं। गौरव और अभिषेक अपने बच्चों को हमेशा यही सिखाते कि माता पिता की सेवा किसी संपत्ति को पाने का साधन नहीं, बल्कि जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य है। और गांव के लोग वर्षों तक इस घटना को याद करके कहते रहे, जिस दिन लालच ने एक किसान को गंवार समझकर उसकी इज्जत छीनने की कोशिश की थी, उसी दिन उस किसान ने अपने संस्कारों और करोड़ों की सोच से पूरे परिवार को ऐसा तमाचा मारा था, जिसकी गूंज जिंदगी भर सुनाई देती रही। यही उस परिवार की सबसे बड़ी जीत थी, क्योंकि अंत में करोड़ों की दौलत नहीं, बल्कि रिश्तों का सम्मान सबसे अमीर साबित हुआ। आशा करती हूँ आपको हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।